समन्वय और नियंत्रण चैप्टर का वीडियो फिलहाल मैं अभी दे रहा हूँ, क्लास 10 बायोलॉजी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, हरे पेड़ पौधे में रासायनिक समन्वय और नियंत्रण होता है। इसमें तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। सवाल उठती है, किसी भी जीव में नियंत्रण और समन्वय जो कार्य है यह कितने प्रकार से होती है? तो दो तरह से होती है। फर्स्ट है तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसमें तंत्रिका कोशिका जैसे न्यूरॉन, मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। तो यह तो अब्सेंट होता है ना, पेड़ पौधे में नहीं होगा। तो रासायनिक नियंत्रण होगा, जिसमें पादप हार्मोन थे। मुख्य रूप से 5 पादप हार्मोन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज मैं बताने वाला हूँ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय मनुष्य में। जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें दो तरह के रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से होते हैं। एक है तंत्रिकीय नियंत्रण, अर्थात जो वर्टिब्रेट है, जिसमें हड्डी है, उसमें जंतु में जो नियंत्रण होता है और समन्वय होता है, दो प्रकार से होते हैं। एक है तंत्रिकीय और एक है रासायनिक। तो तंत्रिकीय नियंत्रण पिछले वीडियो मैंने डाला, मनुष्य का मानव मस्तिष्क के बारे में बताया, न्यूरॉन वगैरह सब कुछ बताया, तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले हार्मोन्स जानने की जरूरत है। तो जिस प्रकार आप लोग पादप हार्मोन्स के बारे में समझे थे, परिभाषा लिखे थे, उसी तरीके से हम लोग हार्मोन्स क्या है, तो एक जटिल कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। कैसा कंपाउंड है? तो केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। हार्मोन्स इज अ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होती है। हम लोग बस आज पढ़ने वाले हैं उन ग्रंथियों के ही बारे में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन्स बहुत ही अल्प मात्रा में रिलीज होती है। लेकिन सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं मैं बोल रहा हूँ। मेटाबॉलिक क्रिया का अर्थ हो गया उपापचयी क्रिया, जो जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक होती है, के लिए पर्याप्त होता है। मैंने क्या बोला कि हार्मोन्स तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाए, थायराइड ग्लैंड हो जाए, बहुत ही अल्प मात्रा में रिलीज होता है, लेकिन आवश्यक क्रिया की संपादन के लिए पूर्ण होती है। उससे और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। और सेकेंड पॉइंट याद क्या रखना है कि इसका जो क्रिया क्षेत्र होता है, उससे यह दूर इसका संश्लेषण होता है। संश्लेषण कहाँ होता है? क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। संश्लेषित कहीं होती है, लेकिन अपना असर किसी और अंग पर दिखाता है। अब आइए, यह प्रेरक का काम करता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के बारे में तो हम लोग जान गए। अब हमें पढ़नी है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उनसे किस प्रकार का, किस नाम का हार्मोन्स रिलीज होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम समझ रहे हैं मनुष्य के बारे में दोनों तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। एक तंत्रिकीय हो गई और एक रासायनिक हो गई। रासायनिक में हार्मोन वर्क करता है और तंत्रिकीय में तंत्रिका कोशिका और मस्तिष्क काम करती है। हार्मोन्स का परिभाषा हो गया, जिसे आप स्क्रीनशॉट लें या नोटबुक पर उतार लें कि हार्मोन्स क्या है। तो एक जटिल कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होती है तथा इनका संश्लेषण क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। यह प्रेरक का काम करता है। मतलब जिसे हम लोग केमिस्ट्री में उत्प्रेरक पढ़ते हैं, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उकसाता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बढ़ाता है या तो फिर घटाता है, यानी क्रिया की दर को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। क्रिया की दर को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं हार्मोन्स एक प्रेरक है। मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि
में सबसे प्रथम स्थान पिट्यूटरी ग्रंथि को मैं दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में समझ लें। पिछले वीडियो मस्तिष्क में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, यह मनुष्य के कपाल की यानी खोपड़ी के स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। स्फेनॉइड हड्डी कपाल के बीच में सेरेब्रम के नीचे सबसे नीचे भाग में स्थित होता है। यह एक छोटा सा, आप देखे होंगे फिगर में, पिछले वीडियो में बना रहा था तो स्फेनॉइड हड्डी में स्थित होती है, जो मस्तिष्क के अधरतल यानी नीचे की ओर मध्य में एक वृंत द्वारा संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है। यह कई महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक अग्रपिंडक है, एक पश्चपिंडक है। एक अग्रपिंडक है, एक पश्चपिंडक है। दोनों में से अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, अलग अलग उसका फंक्शन है, अलग अलग उसका कंट्रोलिंग पावर है। तो अग्रपिंडक, सबसे पहले अग्रपिंडक के बारे में समझ लीजिए। यह वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, वृद्धि हार्मोन, जिस पर ही बच्चे की हाइट निर्भर करती है कि लंबा होगा या फिर बौना रह जाएगा, लंबा होगा या फिर बौना रह जाएगा। वृद्धि हार्मोन यह फिक्स कर देता है, निश्चित कर देता है। और अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। याद रखें, अग्रपिंडक द्वारा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटी गई है। इसके दो भाग होते हैं, एक है अग्रपिंडक और एक है पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक जो है वह वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, और अन्य प्रकार के हार्मोन जो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है वह नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आइए हम लोग पश्चपिंडक के बारे में जानते हैं। तो पश्चपिंडक द्वारा जो स्रावित हार्मोन है यह शरीर में जल की संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जल के बैलेंस, वाटर के बैलेंस बनाने में सहायक है। और साथ ही साथ मादा को जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त यह हार्मोन सहायक है, यानी इस हार्मोन के द्वारा ही मादा जब डिलीवरी बच्चे को बर्थ करती है तो पेन कम होता है और आसानी से डिलीवरी हो जाती है। उस हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो पश्चपिंडक से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरा भाग है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग दिए गए हैं, पहला भाग है अग्रपिंडक, दूसरा है पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन जो शिशु के हाइट को कंट्रोल करता है, और उससे स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पश्चपिंडक शरीर में जल संतुलन बनाए रखती है, उसमें सहायक है। और साथ ही पश्चपिंडक से स्रावित हार्मोन मादा जब बर्थ कर रही होती है जनन में सहायक होता है, यानी बर्थ करने के वक्त यह हार्मोन सहायक होता है। तो मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि का पहला ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में आपने जाना कि यह कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, तो स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, जो मस्तिष्क के अधरतल के मध्य में एक वृंत द्वारा संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा गया क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, जिस कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग हैं, एक अग्रपिंडक है जो कि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, और दूसरा पश्चपिंडक है जो शरीर में उसके द्वारा स्रावित हार्मोन, किसके द्वारा, पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन में सहायक है, साथ ही मादा के जनन क्रिया में भी सहायक है। अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आ जाए
कि मनुष्य के शरीर में जल संतुलन बनाने में पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा भाग द्वारा स्रावित हार्मोन सहायक है, तो हमें पश्च पिंडक लिखना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड तो है ही, लेकिन उसका कौन भाग द्वारा, तो पश्च पिंडक द्वारा जो हार्मोन स्रावित होती है वह जल संतुलन में सहायक है और मादा के जनन क्रिया में। लेकिन अग्र पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन उसे कहा गया है, और वह हार्मोन अग्र पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो आई होप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप अच्छी ढंग से समझ गए होंगे कि मास्टर ग्रंथि क्या है और इसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग दूसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है मानव का। यह ट्रैकिया के दोनों ओर, यह ट्रैकिया यानी स्वरयंत्र, यहाँ पे ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन कहलाता है, यानी थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसका संश्लेषण आयोडीन का होना अनिवार्य है। इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। आयोडीन की जब कमी होती है तो आयोडीन बढ़ाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम बनने लगते हैं, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगते हैं तो घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर, घेंघा रोग जिसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर हो जाता है इसकी कमी से। तो थायरॉक्सिन की कमी से, लिखता हूं, थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा, जिसे गलगंड या तो ग्वाइटर कहा जाता है, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो ही है वह गले में सूजन हो जाता है, यहाँ फूल जाता है, तो उस बीमारी को ग्वाइटर या घेंघा कहते हैं। यह कैसे होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह मनुष्य के शरीर का वृद्धि और मानसिक वृद्धि, यानी शरीर की वृद्धि और मानसिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण भी करता है आयोडीन। इसलिए हमारे नमक के पैकेट पे लिखा हुआ होता है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। यह विशेषकर हड्डी और बालों के विकास के लिए अनिवार्य है। हड्डी और बाल के विकास के लिए आयोडीन अनिवार्य है। साथ ही साथ यह मानसिक विकास भी करता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। आयोडीन हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होने के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। अगर आयोडीन की मात्रा कम होगी हमारे भोजन में तो थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा, जिससे गलगंड या तो फिर ग्वाइटर जिसे कहते हैं, घेंघा नामक बीमारी हो सकती है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नियंत्रण, उसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रण नहीं होगा। अतः थायराइड ग्रंथि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि इसके द्वारा स्रावित जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह हमारी वृद्धि में सहायक है, हमारी शारीरिक वृद्धि, हड्डी के विकास में सहायक है और मानसिक वृद्धि में भी सहायक है। तो आप लोगों ने देखा कि थायराइड ग्रंथि जो सेकेंड ग्रंथि के रूप में मैंने आपको बताया, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि में दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि था, जिसे मैंने बताया। अब हम लोग तीसरी ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड है पाराथायराइड ग्रंथि। यह मटर जो हम लोग खाते हैं, भिन्न मटर, पी, यह मटर के समान, मटर यानी पी के समान पालयुक्त ग्रंथि है। मटर के आकृति का
मटर की आकृति का फालीयुक्त ग्रंथि है पाराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, जो मटर के समान आकृति का एक छोटा पालीयुक्त ग्रंथि होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक के एक संपुट द्वारा थायराइड ग्रंथि से अलग रहता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। पाराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। इसकी आकृति मटर के बीज के समान होती है, पी के आकृति की होती है, जो फालीयुक्त ग्रंथि होती है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है और संयोजी ऊतक के एक संपुट द्वारा थायराइड ग्रंथि से अलग होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि नंबर 4 में मैं आपको एड्रिनल ग्रंथि बता रहा हूँ। 3 ग्रंथियाँ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नंबर 4 में आता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है, यह प्रत्येक वृक्क 2 किडनी होते हैं, 2 वृक्क होते हैं। मनुष्य में उदर के नीचे अवस्था में भाग में 2 किडनियाँ होती है, लेफ्ट राइट में। तो दोनों वृक्क दोनों किडनी के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक है कार्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कार्टेक्स ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग वाला कार्टेक्स कहलाता है, अंदरूनी भाग वाला मेडुला कहलाता है। पहले महत्वपूर्ण पार्ट है कार्टेक्स, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में समझेंगे हम लोग। तो 2 हार्मोन को थोड़ा नाम याद रखना थोड़ा सा टेढ़ा है, विदेशी नाम जैसा लग रहा है, लेकिन तीसरा लिंग हार्मोन बहुत ही ईजी है, अपना ग्रामीण भाषा की तरह हम लोग इसे याद रख लेंगे। लिंग हार्मोन कार्टेक्स द्वारा स्रावित होती है, यानी एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स जो ऊपरी भाग है, बाहरी भाग है, उसके द्वारा लिंग हार्मोन स्रावित होता है। इसे तो हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अभी 2 नाम को थोड़ा पढ़ना भी थोड़ा सा टफ जैसा लग जाता है, तोड़ के इसको पढ़िए। ग्लूको देख रहे हैं कार्टेक्स है, तो ग्लूको, पहले ग्लूको बोलिए, यहाँ मिनरलो बोलिए। ग्लूको और मिनरलो, ग्लूको मिनरलो, ग्लूको मिनरलो, ग्लूको मिनरलो, 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ग्लूको और मिनरलो, बाकी तो एक ही वर्ड है, कार्टिक्वायड्स, 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 ग्लूको मिनरलो, ग्लूको मिनरलो, ग्लूको मिनरलो लिंग, ग्लूको मिनरलो लिंग, इस तरीके से याद रखना। ग्लूको कार्टिक्वायड्स, मिनरलो कार्टिक्वायड्स और लिंग हार्मोन, ये 3 हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग, जिसे कार्टेक्स कहा जाता है, उससे स्रावित होती है। आपने 3 नाम याद रखा जो कार्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो ग्लूको कार्टिक्वायड्स हार्मोन भोजन उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन उपापचय, फूड मेटाबॉलिज्म, भोजन उपापचय में, भोजन उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ग्लूकोकार्टिक्वायड्स है, यह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो आपने देखा कि ग्लूकोकार्टिक्वायड्स के मुख्य भूमिका क्या है। यह भोजन उपापचय के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मेटाबॉलिज्म
को कंट्रोल करता है। कौन करता है? तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होती है। सेकेंड है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण में और नियंत्रण में सहायक है। साथ ही साथ जल संतुलन में भी सहायक है। जल संतुलन में तो सहायक यह भी होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स भी, लेकिन मिनरलोकार्टिकॉइड्स जल संतुलन में पूर्ण रूप से सहायक होता है। तीसरा है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन नाम से ही इसके कार्य को हम लोग समझ लेंगे कि यह पेशियों तथा हड्डियों की परिवर्धन में सहायक है। यह शरीर में पेशियों और हड्डियों के परिवर्धन में सहायक है। साथ ही साथ जनन अंग या आंतरिक अंगों के पास इन भागों में बालों के आने एवं यौन आचरण का नियंत्रण करने में यह सहायक है। क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है, लिंग हार्मोन हमारे देश में 12 से 14 वर्ष की आयु को यौवना अवस्था माना जाता है, यौवन आरंभ की अवस्था मानी जाती है, उम्र मानी जाती है। तो लिंग हार्मोन वहाँ से अपना काम करना प्रारंभ कर देता है, यानी बालों को उगने का या तो यौन आचरण के कंट्रोल नियंत्रण करने का काम लिंग हार्मोन करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा 3 हार्मोन, एक थे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा बाह्य भाग ऊपरी भाग द्वारा कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन थे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन, जिसके कार्य आप लोगों ने देखा। एड्रिनल ग्रंथि के अंदरूनी भाग जो मेडुला कहलाता है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन, जो मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में यह स्रावित होता है। याद रखना आपको, एपिनेफ्रिन जो मेडुला ग्रंथि से स्रावित होती है। सेकेंड है नॉरएपिनेफ्रिन, यह समान रूप से हृदय पेशी की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है। इसके पश्चात रक्तचाप, यानी से ब्लड प्रेशर कहते हैं, बढ़ जाता है। अगला नेक्स्ट ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में एक आता है जनन ग्रंथि मादा में अलग और नर में अलग होते हैं। मादा में अंडाशय और नर में वृषण होते हैं। अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा भी कई हार्मोन स्रावित होते हैं जो मादा के जनन में सहायक है, और वृषण के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसका मुख्य नाम है, यह भी यहाँ से सवाल आता है जी कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो उसे एंड्रोजेंस कहलाता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजेंस कहलाता है। एंड्रोजेंस जो है वह वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, यह कहलाता है, लिख सकते हैं आप। लेकिन सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन है। सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन
हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि यह आपके लिए 1 नंबर का मेन क्वेश्चन हो सकता है। टेस्टोस्टेरॉन कैसा है, कैसा हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन है। नर हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जो एंडोजेंस हार्मोन का ही सबसे प्रमुख हार्मोन है, जो लैंगिक लक्षणों और यौन आचरण को प्रेरित करता है। यह लैंगिक लक्षणों एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था हार्मोन क्या है, तो एक प्रेरक है। हार्मोन क्या है? एक प्रेरक है। तो यह यौन आचरण को प्रेरित करता है। कौन? एंड्रोजेंस। कौन? टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या है जी? तो एक नर हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, जो वृषण द्वारा स्रावित होती है, तो ये 5वां आपने देखा जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में। जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट 6 और लास्ट जो लैंगर हंस की दीपिकाएं होती है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं। 6वां है अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं। अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं। तो सबसे पहले लैंगर हंस की दीपिकाएं पढ़ने से पहले हम लोग अग्नाशय के बारे में जान लें कि अग्नाशय होता क्या है। तो यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, जो अमाशय एवं डिओडिनम अमाशय और डिओडिनम, स्टोमक और डिओडिनम के बीच में होता है। कौन होता है? अग्नाशय। छोटी सी अग्नाशय होती है, जिसे हम आपको श्वसन या पाचन तंत्र में आपको जब फिगर बनाया था पाचन तंत्र में तो दिखाया होगा कि वहाँ अग्नाशय होती है। आप इसे देख लेंगे चित्र में। अमाशय और डिओडिनम के बीच स्थित होता है अग्नाशय, जो हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। किसमें? अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। उसी को लैंगर हंस की दीपिका कहा जाता है। अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसे लैंगर हंस की दीपिका कहा जाता है। और लैंगर हंस की दीपिका किसे कहता है? आपने समझ लिया कि अग्नाशय में कोशिकाओं की समूह होती है एक विशेष प्रकार की, जिसे नाम रखा गया है लैंगर हंस की दीपिका है। अग्नाशय हल्के पीले रंग का एक ग्रंथि होता है, जो अमाशय और डिओडिनम के बीच स्थित होता है। लैंगर हंस की दीपिकाएं द्वारा जो हार्मोन स्रावित होती है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी C6H12O6 की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि जिसे क्या कहते हैं? शुगर पेशेंट, जिसे कहते हैं शुगर पेशेंट यानी मधुमेह, डायबिटीज। जब उचित मात्रा में, जब पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन रिलीज यानी यह स्रावित ना हो तो डायबिटीज, तो मधुमेह, जिसे क्या कहा गया? डायबिटीज नामक बीमारी होती है, जिसे ग्रामीण भाषा में चिनिया का बीमारी शुगर पेशेंट कहते हैं। उस रोगी को शुगर पेशेंट कहा जाता है। नामक बीमारी
होती है। तो जब शुगर का पेशेंट कोई व्यक्ति हो जाता है तो डॉक्टर उसे कम चीनी खाने की सलाह देते हैं। चावल, भात, अन्य जिसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है अधिक, उसे कम सेवन करने की सलाह देते हैं और इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक मधुमेह बीमारी हो जाने पर रोगी को इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह देते हैं ताकि शुगर कंट्रोल रहे ह्यूमन बॉडी में, शरीर में। तो आपने देखा कि छठवां अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, उससे जो हार्मोन स्रावित होती है वह कंट्रोल करता है ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में। अगर पर्याप्त मात्रा में यह स्रावित ना हो तो मनुष्य को मधुमेह नामक यानी डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो मधुमेह बीमारी हो जाने पर रोगी को डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? तो इंसुलिन की सुई लगवाने का और परहेज के रूप में ग्लूकोज युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन न के बराबर यानी कम करने की सलाह देते हैं। तो मनुष्य में जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय था, उससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन ने किया, जो कई प्रकार की यानी 6 प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित हुए। हमने आज आपको इस वीडियो में समझाया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।